नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की विजिट आईएनएस विक्रांत के वो 5 फैक्टर जिनके कारण थर थर कांप रहा है पाकिस्तान, उड़ गई है पाकिस्तान के रातों की नींद। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम नीतीश ने बताया बिहार में कैसा है माहौल, बोले याद कीजिए क्या स्थिति थी। खबर में आगे जिक्र होगा कि अफगानों पर हमला किया तो पाकिस्तान जड़ से मिट जाएगा। तालिबान के आर्मी चीफ ने मुल्ला मुनीर को धमकाया, इतिहास भी पढ़ाया। खबर में आगे आपको बताएंगे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा है नया सिस्टम, कई राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि जमाते इस्लामी की मोहम्मद यूनिस को चेतावनी, अगर सरकार का कोई सदस्य राजनीतिक दलों के लिए काम करता है तो इसको लेकर के चेतावनी दे दी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की विजिट आईएनएस विक्रांत के वो 5 फैक्टर जिनके कारण थर थर कांप रहा है पाकिस्तान, उड़ गई है पाकिस्तान के रातों की नींद। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाई। इसके साथ ही पीएम मोदी की वो प्रथा इस साल भी जारी रही जिसमें वो भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। इस दौरान आईएनएस विक्रांत की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए सिर्फ इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम ही काफ़ी है। 2022 में नौसेना में शामिल होने वाला आईएनएस विक्रांत भारत को उन एलीट देशों के समूह में शामिल करता है जो खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर का डिज़ाइन और निर्माण करने में सक्षम हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसे निर्मित करती है। ये भारत की बढ़ती नौसैनिक और औद्योगिक शक्ति को दर्शाता है। आईएनएस विक्रांत का नाम पुराने नाम के अनुरूप ही रखा गया है। विक्रांत ने ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली। विक्रांत का नाम का मतलब है साहसी या विजयी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश ने बताया बिहार में कैसा है माहौल, बोले याद कीजिए क्या स्थिति थी। जी हाँ दोस्तों, बिहार सीएम नीतीश कुमार चुनाव अभियान में जुट गए हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा कि बिहार के लोग पुराने दिन को भूल के आगे बढ़ चुके हैं। सीएम नीतीश ने मुजफ्फरपुर में पिछली सरकार के कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि पहले लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे, आज पूरे बिहार में कोई भय में नहीं रहता। नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में कहा कि हमारी सरकार लगातार 20 वर्षों से विकास के कामों में लगी हुई है, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी उसकी क्या स्थिति थी वो याद कीजिए। शाम के समय के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में कितना विवाद था, शिक्षा की भी यही स्थिति थी, सड़कें बहुत कम थी और बिजली भी बहुत कम घरों में थी, लेकिन जब हमें मौका मिला तो हमने सभी लोगों के लिए काम किया। अब किसी प्रकार के डर या भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम, भाईचारे और शांति का माहौल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफगानों पर हमला किया तो पाकिस्तान जड़ से मिट जाएगा। तालिबान के आर्मी चीफ ने मुल्ला मुनीर को धमकाया, इतिहास भी पढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच तालिबान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत ने इस्लामाबाद को खुली चेतावनी दी है। अफगानिस्तान की तालिबानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि जो कोई भी हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता है वो अंततः अपनी जड़ों पर ही प्रहार करता है। तालिबान आर्मी चीफ की टिप्पणी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के एक दिन बाद आई है। इस समझौते के बाद पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच कई दिनों तक चली हिंसक झड़प रुक गई है। हालांकि दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में बमबारी की थी, जिसमें करीब 10 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। पाकिस्तानी सेना के हमलों के संबंध में फितरत ने जोर देकर कहा कि इस्लामिक अमीरात इस हमले में पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की धरती पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्णायक और करारा जवाब मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा है नया सिस्टम, कई राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट। जहाँ दोस्तों, दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण 300 के पार जा चुका है। लखनऊ दिवाली की शाम देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक था। वहीं अब मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को अपने बुलेटिन में बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर 2 सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बने हुए हैं और इनके असर से 21 से 24 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में 21 और 22 अक्टूबर को अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान है।
केरल में 22 अक्टूबर को बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर ग्रैप 2 चरण लागू कर दिया गया है। आईएमडी के अनुसार 21 से 24 अक्टूबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय हल्का मध्यम कोहरा रहेगा और इन दिनों अधिकतम तापमान 31 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जमाते इस्लामी की मोहम्मद यूनुस को चेतावनी, अगर सरकार का कोई सदस्य राजनीतिक दलों के लिए काम करता है तो बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अनिश्चितता और राजनीतिक उथल पुथल बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी है कि अगर उसकी सरकार के कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक दल के लिए काम करता है तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। पार्टी ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि उनका क्या हुआ जिन्होंने पार्टी की कठपुतली की तरह काम किया। जिन पार्टियों ने पहले से एक हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यूनुस के साथ मिलकर काम किया था, वो अब सुधार प्रस्तावों को लेकर आपस में भिड़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ऑपरेशन त्रिशूल, पाकिस्तानी फौज के छूटेंगे पसीने। जी हाँ दोस्तों, पुणे स्थित भारतीय सेना का दक्षिण कमान भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर त्रिशूल के नाम से एक संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में क्रीक भी शामिल है और रेगिस्तान सेक्टर भी। वहीं सौराष्ट्र तट के करीब समंदर में विशेष ऑपरेशन चलाने की भी तैयारी है। बता दें कि हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान सर क्रीक के उस पार फिर से किसी नई साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है। ऐसे में भारतीय सशस्त्र सेना का ये संयुक्त युद्धाभ्यास जनरल असीम मुनीर की नींदें उड़ा सकता है। दोस्तों, तीनों सेनाओं का साझा त्रिशूल युद्धाभ्यास में सैन्य अभियानों के साथ ही कई तरह की नई चीज़ें भी शामिल की जाएंगी, जैसे कि दुश्मन की खुफिया जानकारी जुटाना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी और संभावित साइबर हमलों से निपटना। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों में युद्ध के समय बेहतर तालमेल के नज़रिए से हो रहा है, जिसका सफल अंजाम देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी ने पंजाब के किसानों की मदद को भेजा 1000 क्विंटल गेहूं बीज, बोले आपदा के साथ खड़ी यूपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, राजधानी लखनऊ से मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास से पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता के लिए गेहूं के बीज के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिवाली पर्व का वास्तविक आनंद तभी है जब हम किसी पीड़ित की सहायता के लिए खड़े हों। इसी भावना से उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब के किसानों के साथ खड़ी है। आपदा का सामना वहां के किसान अकेले नहीं करेंगे, हम सब मिलकर उनको सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाएंगे। सीएम ने कहा कि पंजाब हमारे देश का एक प्रमुख राज्य है। उसने कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, लेकिन इस वर्ष अति वर्षा के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। किसानों के बीज भंडार भी बाढ़ की चपेट में आने से नष्ट हो गए हैं और इससे आगामी फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए कृषि विभाग एवं उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से 1000 क्विंटल गेहूं का बीज पंजाब भेजा जा रहा है। किसी भी प्राकृतिक आपदा में यूपी सरकार हर ज़रूरतमंद के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर आज़ादी की घोषणा, अमित शाह ने आज़ाद हिंद फौज को किया याद। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ही INA के वीर सेनानियों को याद किया। उन्होंने 1943 में अंडमान में पहली बार आज़ाद हिंद फौज के तिरंगा फहराने की घटना को भी याद किया। केंद्रीय मंत्री आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दिवस के मौके पर अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक मैसेज उन्होंने शेयर किया। अमित शाह ने लिखा कि आज़ाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और INA के वीर सेनानियों को नमन। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रांतिकारियों के मन में ये विश्वास प्रबल किया कि अपनी सेना और सैन्य अभियानों के बल पर देशवासी स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि नेताजी के नेतृत्व में वर्ष 1943 में ही अंडमान और निकोबार में तिरंगा फहराकर भारत की आज़ादी की घोषणा करने वाले INA के सेनानी अनंत काल तक राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा बने रहेंगे।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार को लेकर सख्त, मोदी सरकार राज्यों से मांगा अधिकारियों पर कार्रवाई का ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, देश के ग्रामीण इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराना मोदी सरकार का एक बड़ा मिशन है। इस अहम उद्देश्य के लिए ही सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया था। इस योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। केंद्र ने राज्यों को सीबीआई, लोकायुक्त और भ्रष्टाचार विरोधी विभागों द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। जल जीवन मिशन में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले में केवल भ्रष्ट अधिकारियों ही नहीं बल्कि इस पूरे नेक्सस से जुड़े ठेकेदारों के खिलाफ भी की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है। इसको लेकर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग का निर्देश विभाग की एक टॉप लेवल समीक्षा बैठक के बाद आया है और इस समीक्षा बैठक के तहत अधिकारियों ने केंद्रीय बजट में घोषित 2028 तक योजना का विस्तार पर चर्चा की। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जननायक के गांव से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। पहली जनसभा 24 को। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार 24 अक्टूबर को शुरू होगा। वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उसी दिन बेगूसराय में भी उनकी जनसभा होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने रविवार को ये जानकारी दी। जायसवाल के अनुसार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर वो समस्तीपुर में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन बेगूसराय में भी चुनावी सभा करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद 30 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आएंगे और मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका लगातार बिहार दौरा होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी दलों के गठबंधन महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उसमें सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। एक और एनडीए के पांडव एकजुट होकर सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट बंटवारा कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो कौरवों की सेना महागठबंधन में अफरा तफरी मची है। बिहार की जनता समझ रही है कि जब सीट बंटवारे में ही ये स्थिति आ सकती है तो ये सरकार क्या चलाएंगे। बिहार की जनता और मतदाता ने बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। यहाँ की जनता महागठबंधन के संस्कार और स्वभाव भी देख रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन में महाभारत, 10 सीटों पर दोस्त ही दुश्मन बनकर आपस में लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के कारण करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। कई सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के सहयोगी दल की ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। पिछड़ा इतिहास गवाह है कि ऐसी फ्रेंडली सीटों पर आपसी लड़ाई का फ़ायदा एनडीए को मिलता रहा है। बिहार का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। जैसे जैसे राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं वैसे वैसे सियासी लड़ाई रोमांचक होती जा रही है। एनडीए से मुकाबला करने के नाम पर एकजुट हुए इंडिया गठबंधन में कई सीटों को लेकर आपसी खींचतान साफ दिख रही है। महागठबंधन की बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने बिहार चुनाव में बड़ा दिल दिखाया है। उसने अपनी 2 जीती हुई सीटों की कुर्बानी दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, कई पदाधिकारियों ने नीतीश कुमार पर जताया भरोसा, बदला पाला। जी हाँ दोस्तों, शेखपुरा जिले से राष्ट्रीय जनता दल के कई पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। पटना में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी की उपस्थिति में सभी नेताओं ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की एक नई रेखा खींची गई है। उनकी नीतियों और कार्यशैली से प्रभावित होकर ही राजद के अनेक नेता और कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। वही पार्टी छोड़ने के कारणों पर राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि अब राजद लालू प्रसाद यादव का राजद नहीं रह गया है। पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं बचा है। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए नेताओं को 3-3 दिन तक चक्कर काटना पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 5 दिन बाद क्या ट्रंप पीएम मोदी की होगी मुलाकात, अमेरिका से भारत तक हलचल। जी हाँ दोस्तों, क्या 5 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात होने वाली है? ये सवाल इन दिनों चर्चा में है क्योंकि मलेशिया में होने जा रहे आसियान समिट से ठीक 5 दिन पहले भारत और अमेरिका में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की संभावित मौजूदगी ने कयासों का दौर गर्म कर दिया है। सवाल यह है कि क्या दोनों नेता इस मौके पर आमने सामने बैठेंगे। मलेशियाई नेतृत्व ने तो पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति के आने की पुष्टि कर दी है, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से ट्रंप की यात्रा पर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। यही हाल भारत का भी है। भारत सरकार ने भी अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस समिट में शामिल होंगे या नहीं। आसियान समिट के बाद नवंबर में जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 सम्मेलन में ट्रंप के शामिल होने की संभावना बेहद कम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब पाकिस्तानी आतंकियों को घुसपैठ करना पड़ेगा भारी, रोबोटिक खच्चर के एक इशारे पर सेना कर देगी ढेर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकियों को छिपकर घुसपैठ करना भारी पड़ेगा। दरअसल भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर निगरानी और रसद बढ़ाने के लिए रोबोटिक खच्चरों या मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके एक इशारे पर सेना पाकिस्तानी दुश्मन को सेकेंड भर में ढेर कर देगी। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रोबोटिक खच्चर सेना द्वारा शुरू किए गए नए कई नवाचारों में से एक है। हम अगली पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन रोबोटिक खच्चरों को गश्त के लिए तैनात किया जाता है। इनमें लगे कैमरों की वजह से हम खतरे का पहले ही पता लगा सकते हैं। रोबोटिक खच्चरों में सेंसर और कैमरे लगे होते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इनका इस्तेमाल किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिखराव की कागार पर महागठबंधन, चिराग पासवान बोले एनडीए 14 नवंबर को मनाएगी दिवाली। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार त्यौहार का एक संगम तैयार हुआ है, जहां एक तरफ दिवाली है तो वहीं दूसरी तरफ छठ का इंतज़ार किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि इस बीच एक महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। इस बार की दिवाली को प्रधानमंत्री ने जीएसटी में सुधार करके और खुशनुमा कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के नेताओं की दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, जब प्रचंड जीत के साथ हम एक बार फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल बिहार के स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां सही मायनों में बिहार विकसित राज्य बनता हुआ दिखेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा कि मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरह का चुनाव नहीं देखा, जहां पर इतना बड़ा गठबंधन इस तरह के बिखराव की कागार पर आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गणतंत्र दिवस पर हो सकते हैं नक्सल मुक्त भारत की घोषणा, सरकार ने कर ली है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर माओवादियों के शीर्ष नेताओं समेत बड़ी संख्या में कैडर के समर्पण के बाद केंद्र सरकार 26 जनवरी 2026 को माओवाद मुक्त भारत की घोषणा कर सकती है। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगी सुरक्षा एजेंसियां इसे संभव बनाने की कोशिश में जुट गई हैं। ध्यान देने की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवाद मुक्त भारत के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय कर रखी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगले 1 महीने से 2 महीने के बीच बचे नक्सलियों के एनकाउंटर में मार गिराए जाने या फिर समर्पण की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में माओवाद मुक्त भारत के ऐलान के लिए 31 मार्च तक इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तरी बस्तर और अबू झमाड़ के माओवाद मुक्त होने की घोषणा के बाद केवल 3 जिले इस समस्या से अत्यधिक प्रभावित बच गए हैं। ये तीनों बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा छत्तीसगढ़ के हैं। इसके अलावा अन्य 4 जिले दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांके, मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी माओवाद से कम प्रभावित जिलों में है। छत्तीसगढ़ के बाहर सिर्फ 4 जिले माओवादी हिंसा से प्रभावित बचे हैं। इनमें झारखंड का 1 जिला पश्चिमी सिंहभूम, मध्य प्रदेश का 1 जिला बालाघाट, महाराष्ट्र का 1 जिला गढ़चिरौली और उड़ीसा का 1 जिला कंधमाल शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के खिलाफ 2700 शहरों में 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके सत्तावादी रुख के खिलाफ शनिवार को देश भर में लाखों लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। नो किंग्स डे नाम से आयोजित इस राष्ट्रीय आंदोलन में ग्रामीण इलाकों से लेकर न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों तक व्यापक भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्रंप खुद को लोकतांत्रिक राष्ट्रपति नहीं बल्कि राजा की तरह पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि माना जा रहा है कि अमेरिका के 2700 शहरों में 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया है और यहाँ पर जून में हुए नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार 20 लाख अधिक प्रदर्शनकारी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफगानिस्तान पाकिस्तान में सीज़ फायर पर आया सऊदी अरब का बयान, आगे के लिए दोनों देशों को दी खास सलाह। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। कतर की राजधानी दोहा में हुए सीज़ फायर समझौते को सऊदी ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में अच्छा कदम बताया है। सऊदी अरब ने इस समझौते
समझौते के कायम रहने और क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद जताई है। सऊदी अरब ने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों को चाहिए कि वो बातचीत के जरिए अपने मुद्दे को सुलझाए और स्थायी शांति की तरफ बढ़े। करीब 10 दिन तक सीमा पर सैन्य संघर्ष के बाद रविवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों ने दोहा में मुलाकात की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर तैयारी तेज। पहले फेज के लिए 140 और दूसरे चरण के लिए 142 ऑब्जर्वर नियुक्त। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार में 2 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 282 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इनमें 6 नवंबर को पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए 121 जनरल और 18 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के लिए 122 सामान्य और 20 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 8 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल तेजस्वी का याराना भंग। मोदी नीतीश संग शाह नहीं पड़ने दे रहा है रंग में भंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत में दोस्ती दुश्मनी की नई इबारत लिखी जा रही है। महागठबंधन की युवा जोड़ी राहुल गांधी तेजस्वी यादव टिकट बंटवारे के पहले पायदान पर ही भिड़ गई है। दोनों कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दोनों दलों के सूरमा एक दूसरे को जख्मी कर गए। यूँ कहें कि नेट प्रैक्टिस में ही महागठबंधन के खिलाड़ी ऐसा भिड़े कि मुकाबले से पहले तमाम खिलाड़ी रिटायर हर्ट होते दिख रहे हैं।